चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 133 करने वाले हैं और ये जो सेट है यहाँ पर देख सकते हैं PYQ है 14/9/2022 में जो क्वेश्चन आया है वही हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो आप लोग इसमें ध्यान से इसे देखिएगा, हर एक चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा और जो भी चीज़ें हैं दोस्तों 72 क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बस आपको इसी का आधार मानकर तैयारी करना है। देखिए, प्रीवियस ईयर लगाने का मतलब क्या होता है, आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए PYQ कराया जाता है दोस्तों। तो यही है लेवल, यही रहने वाला है। बाकी आप लोग हर एक सेट आप लोग देखते हैं और जितने भी आपके सगे संबंधी हैं जिनको आप जानते हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी है, NTPC है, टेक्नीशियन है, ALP है, जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, उन सभी विद्यार्थियों को इसको बताइए, वो लोग इसे देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर सब कुछ आप जानते हैं, यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन के बुक से ही क्वेश्चन सारा लिया गया है और वॉल्यूम 2 है यहाँ पर, ठीक है। गणित है दोस्तों प्रीवियस ईयर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आइए पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पेन और पेपर लेकर अवश्य बैठिएगा दोस्तों, पेन और पेपर लेकर अवश्य बैठिएगा और हर एक प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक 9 मीटर की भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन का फार्मूला होता है, घन के आयतन का फार्मूला होता है A क्यूब। A क्या है, साइड है, भुजा है, भुजा कितना दिया है 9, तो यहाँ से हो जाएगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब 729 होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 729 यानी C ऑप्शन। देखिए ये घन है, घन का प्रत्येक जो साइड होता, प्रत्येक जो सतह होते हैं, इसमें 6 सतह होता है, 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक वर्ग से बनता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो इसकी भुजा देखिए यहाँ पर, इसकी भुजा A है, इसकी भुजा A है, सभी भुजाएं A हो जाएंगी, तो इसका आयतन का फार्मूला हो जाएगा A का क्यूब और टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर। इसका विकर्ण होता है दोस्तों, विकर्ण क्या होती है, सबसे लंबी छड़ रखी जा सकने वाली, इसका जो होता है क्षेत्र। तो सबसे लंबी छड़ अगर इस घर में रखते हैं तो ये विकर्ण पर इस प्रकार से रखेंगे, तो इसका जो, इसको विकर्ण बोलते हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कवर होता है, तो यहाँ से विकर्ण निकल जाता है A√3। ये 3 फार्मूले हैं, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पर, पढ़िए पहले सवाल को। दिया गया पाई चार्ट इंटरनेशनल स्कूल में 6 अलग अलग हाउस PQRST और U में छात्रों की संख्या दिखाता है। चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पर छात्रों की कुल संख्या दिया गया है कितना, 2400। छात्रों की कुल संख्या कितना दिया गया है, तो यहाँ से 2400 टोटल छात्रों की संख्या दिया गया है और हर एक हाउस में कितने कितने परसेंटेज में छात्र हैं यहाँ पर दिया गया है। P में यहाँ पर 24% हैं, Q में 21% हैं, R में 15%, S में 12, T में 18 और U में 9% है। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न में बोला गया कि हाउस S में छात्रों की संख्या का हाउस T में छात्रों की संख्या से अनुपात बताइए। हाउस S में छात्रों की संख्या, हाउस S, यहाँ पर S कौन है, S में कितने हैं, 12%। S में 12% छात्र हैं, 12% हो गया, ठीक। और हाउस T में कितने छात्र हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाउस T में 18% छात्र हैं, तो यहाँ पर 18% हो जाएगा, ठीक।
अनुपात पूछा है तो इस ओरिजिनल जो संख्या दिया गया है इसको लेना नहीं है, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा। तो अनुपात पूछा है, बस इसी से निकल जाएगा, परसेंटेज से ही। तो इसका अनुपात निकालेंगे, यहाँ पर काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, यानी इसको 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, यानी 2 संबंधे 3, 2 संबंधे 3, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक लड़का 450 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। यदि वह उसी चाल से चले जिस चाल से उसने उपरोक्त दूरी तय की है, तो वह 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। देखिए दोस्तों, स्पीड यहाँ पर ये स्पीड पूछा जा रहा है। 1 घंटे में जो दूरी तय की जाती है उसको स्पीड कहते हैं, यानी यूनिट टाइम में तय किए गए दूरी को स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। तो इसका हमें स्पीड निकालना है, चाल निकालना है। अब चाल यहाँ पर देखिए 1 घंटे की बात किया गया है, यहाँ पर मिनट में है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर सेकंड में बदल दीजिए। यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है 450, टाइम क्या है 2 मिनट है 30 सेकेंड है, तो सभी को वो आप सेकेंड में बदलेंगे। तो 2 मिनट में 120 और यहाँ से 30, यानी 150 सेकेंड यहाँ से हो जाएगा। ये स्पीड आ गया मीटर प्रति सेकेंड। हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 18/5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कटेगा 0 से 0 और 15 से काटेंगे, 15 तियाँ 45, 18 तियाँ 54, 54/5 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे, 54 दूना 108, यानी 10.8 किलोमीटर होगा 1 घंटे की दूरी। ठीक है, तो इसका स्पीड ही यही कहलाएगा। स्पीड कितना हो जाएगा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है 10.8 किलोमीटर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ए, बी और सी किसी व्यवसाय में 10,000, 12,000 और 15,000 की राशियां क्रमशः 5, 6, 9 महीने के लिए निवेशित करते हैं। यदि लाभ में ए का हिस्सा 2500 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ये साझेदारी वाला प्रश्न है दोस्तों। साझेदारी वाला प्रश्न कैसे लगाते हैं, देखिए इसमें 3 लोग हैं, ए, बी और सी। पैसा निवेश करते हैं। ए निवेश करता है 10,000, या आप यहीं पर रेशियो निकाल दीजिए। यहाँ से देखिए, यहीं से रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 जीरो खत्म कर देंगे यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा यहाँ पर 12 और यहाँ से 15। ए कितने महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए। ए 5 महीने के लिए निवेश करता है और बी निवेश करता है 6 महीने के लिए और सी निवेश करता है कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। जितने टाइम के लिए पैसा निवेश करते हैं उसी के अनुपात में इनको लाभ मिलता है। तो यहाँ से लाभ का अनुपात आ जाएगा 50 और यहाँ से 12 छक 72 और 15 9 135। ये इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ए का हिस्सा दिया गया है 2500, यानी 50 अनुपात का मान कितना दे रखा है 2500। 50 अनुपात का मान क्या है 2500 है। तो कितना गुना है यहाँ पर 50 गुना। ठीक, तो टोटल लाभ पूछा है, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 2 7 और 7 3 10 5 15 1 1 2, यानी 257 अनुपात टोटल लाभ है
1 अनुपात का मान 50 है, 257 का मान कितना जाएगा, 50 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो लास्ट में 1 जीरो आएगा, तो ये 2 जीरो वाला ऑप्शन तो नहीं सही है। 5 सते 35, जीरो के बाद 5 आएगा, हालांकि सभी में 5 हैं। 35 के 5 हासिल का 3 और 5 पच्चे 25, 3 28, 5 के बाद 8 आएगा। देखिए दोस्तों 5 के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है कि 5 के बाद 8 आ रहा है, तो यही इसका सही जवाब होगा। देखिए बाकी ये सभी ऑप्शन गलत हैं, गुना पूरा करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप देखते रहिए, यूनिट डिजिट लगाइए, जहाँ मिल गया वही टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, अब इस सवाल को आप लोग पढ़ेंगे और लगाइए। देखिए इसमें कहा गया कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है, यानी इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है ऐसा करने पर, वही आपसे पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, ये बेईमान दुकानदार वाला जो प्रश्न है बहुत फेमस प्रश्न होता है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको लगाते कैसे हैं ध्यान से समझिएगा। देखिए एक दुकानदार है, वह कहता कि हम क्रय मूल्य पर ही इस वस्तु को बेचेंगे, जितना में खरीदे हैं उतने में देंगे, लेकिन उसके पीछे का राज छिपा हुआ है कि वह 1 किलो के स्थान पर वह 940 ग्राम ही देता है। यानी उसने अपने दुकान से, मान लीजिए अगर एक ग्राम का दाम 1 रुपया है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होगा, यानी 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया हो जाएगा और 940 ग्राम का दाम 940 रुपया हो जाएगा। दुकानदार ने अपने दुकान से 940 रुपये का सामान दिया है, दुकानदार ने अपने दुकान से 940 रुपये का सामान दिया है, लेकिन ग्राहक से पैसा कितने का लिया है, 1000 ग्राम का, मतलब 1000 रुपया पैसा लिया है, 1000 रुपया ले लिया, तो कितना का उसको लाभ हो गया, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से काटेंगे अगर तो यहाँ पर 2 चौको 8, 2 साते 14, 2 से काटेंगे 50 बार में कैंसिल, यानी इसको लाभ कितने का हो रहा है, 47 से 50 अनुपात, यानी 3 अनुपात का इसको लाभ है, 3 अनुपात का लाभ है। लाभ किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य कितना है दुकानदार का, 47, तो 3/47 हो जाएगा। अब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300/47, 300/47। अब भाग देना है, तो भाग दीजिए, 47 से भाग देंगे यहाँ पर हम लोग 300 में, तो 300 में 47 से भाग देंगे अगर यहाँ पर, तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 6 बार में जाएगा। 6 साते 42 के 2 हासिल का 4 और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 4 28, ठीक। तो ये भाग 6 बार में जा रहा है। अब ऑप्शन को देखिए कि शुरुआत 6 से किस में हो रहा है, तो ये 2 ऑप्शन 5 वाले और 4 वाले कैंसिल हो जाएंगे, 5 वाले और 4 वाले ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए घटाएंगे अगर यहाँ पर, तो क्या बचेगा, 8, 9 में से 8 गया तो 1, और दशमलव लगाएंगे, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक। अब भाग कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा, 3 बार, 3 साते 21 हासिल का 2 और 3 चौक 12 2 16, 161 आएगा, यानी 6 के बाद दशमलव 6.3 होगा, तो यहाँ पर देखिए 6.0 है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। बाकी एक ऑप्शन ऐसा है जो कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को लगाइए। (49a² + 70ab + 25b² के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड कैसे निकालना है,
देखिए यहाँ पर 49a² दिया गया है और प्लस 70ab प्लस 25b²। ये सवाल है, इसका गुणनखंड पूछा है। अभी आप 49 को लिख सकते हैं 7, भाई 49 पूर्ण वर्ग है 7 का, तो इसको लिख सकते हैं 7a² प्लस इस 70 को छोड़िए 25 को लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5² तो यहाँ पर 5b² हो जाएगा। और इस 70 कैसे बना है, तो इन्हीं के दोनों के गुणनफल का 2 गुना। देखिए 7 5 35 दूना 70, तो ये 2ab है, 2a कितना है तो 7a, b क्या है तो 5b और बीच में प्लस। तो आपने देखा यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है कि a + b²। तो a क्या है 7a, b क्या है तो 5b, 7a + 5b² ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो 7a + 5b² यानी डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब ये निकटतम मान के लिए बोला गया है। निकटतम मान जब कहा गया है दोस्तों, निकटतम मान को ही लेकर हल भी करेंगे हम लोग। देखिए निकटतम मान यानी सन्निकट मान निकालते कैसे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए 0.5 है, अगर 0.5 है तो अगर 0.5 से कोई भी चीज़ अगर 0.5 से छोटा है, जो 0.5 मतलब यहाँ पर देखिए जैसे हमने लिख दिया 2.3, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं अपूर्णांक। तो ये जो अपूर्णांक है अगर 0.5 से छोटा है तो इसको 0 मान लेते हैं। अगर 5 से बड़ा है तो पूर्णांक में 1 जोड़ देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2.3 है, ठीक, तो इसको हम 2 मान लेंगे क्योंकि यह 0.3 क्या है 5 से छोटा है, तो इसको हम 2 मान लेंगे, 0 इसको मान लेंगे यानी 2.0 कहेंगे। ठीक है, अगर 2.7 है तो ये 7 जो है 5 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे अगली संख्या में पूर्णांक में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर इसको 3 मान लेंगे। ठीक, इसको 0 कर देंगे, 7 को 0 कर देंगे तो यहाँ पर 3.0 हो जाएगा। ठीक, ये होता है सन्निकट मान निकालने का तरीका। अब यहाँ पर आइए सवाल पर। इस सवाल पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 5.18 है, ठीक, 5.18 है, इसको आप 5 मान लीजिए, इसको 5 मान लेंगे। ठीक, गुणे यहाँ पर 4 और प्लस 2.06 है तो इसको 2 मान लिया जाएगा और यहाँ पर गुणे 5 माइनस 10 भागा 2 प्लस 1, 2 से भाग करेंगे, 2 5 10 और यहाँ से 5 चौको 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, प्लस 5 दूनी 10 ये हो गया और माइनस का यहाँ पर 5 प्लस का 1, 20 10 30, 30 में से 5 घटाएंगे 25 प्लस 1 यानी 26, 26 इसका राइट आंसर है। 26 इसका बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, 26 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। इस सवाल को लगाइए। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 5:6:8 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1200 दिया गया है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। देखिए संख्याओं का योगफल क्या होगा दोस्तों, तो संख्या का योगफल कैसे निकालेंगे, तो अनुपात का योगफल क्या हो जा रहा है यहाँ पर देखिए 6 5 11 7 18, ठीक, अनुपात का योगफल क्या है 18, 18 में क्या दिख रहा है 9,
क्योंकि 18 को लिख सकते हैं 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 18 में 9 दिख रहा है, तो ऑप्शन 9 से कटना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, 21 नहीं कटेगा, यानी 210 नहीं 9 से कटेगा, 190 9 से नहीं कटेगा, 200 भी 9 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कटेगा, 180। तो यही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, लसा निकालने की आवश्यकता नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। ठीक, अगर आप विभाज्यता का नियम जानते हैं तो ये सवाल आपके लिए आसान है। बाकी इसको आप लगाएंगे, इसका लसा निकालेंगे, फिर संख्या निकालेंगे, जोड़ेंगे, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। बस 9 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो प्रश्न नंबर 9वां दिया गया है, यहाँ पर बोला गया 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसका औसत ज्ञात करना है। तो औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है दोस्तों बीच की संख्या। औसत माने क्या होता है? बीच की संख्या। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये संख्याएं हैं, एक क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? क्रमागत संख्या वही संख्या कहलाती है जिनके दो संख्याओं के बीच का गैप समान होना चाहिए, तो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। एक क्रमागत संख्या है। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत माने होता है बीच की संख्या। तो यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, 2 इधर हटाएंगे, 2 इधर हटाएंगे, तो बीच में क्या बचा? 3। तो ये हो जाएगा इसका औसत, ये इसका औसत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी इसको लगाएंगे। बाकी देखिए एक तरीका और होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल कितनी संख्या हैं? तो 1 2 3 4 5, कुल 5 संख्याएं हैं, तो 5 से भाग कर देंगे। सबको जोड़िए, तो यहाँ पर 9 6 15 5 20, 20 6 26, 26 और 5 क्या हो जाएगा? 26 और 5 26 4 30 5 35, 26 9 क्या हो जाएगा? 35, 35 के 5 हासिल का 3, तो 4 3 7 2 9 1 10 3 13, यानी 135 बटे 5 हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 उतारेंगे 35, 5 7 35। तो इसका औसत आ जाएगा 27। औसत कितना आ जाएगा दोस्तों? 27 इसका औसत आएगा। ठीक है, तो 27 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए आसान है, आप अगर ध्यान से समझेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, सवाल लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए आसान बन जाएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, इसको लगा नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये कठिन होगा। आप इसको यहीं पर समझ पाएंगे दोस्तों। आगे 1 दिन 2 दिन बाद जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तब तक समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद भूल जाएंगे। तो देखिए हमने इसके लिए क्या किया है, हमने इसके लिए PDF का भी व्यवस्था किया है। PDF के लिए क्या व्यवस्था हुआ है आप लोग ध्यान से समझिएगा। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल है रोजगार विथ प्रमोद, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारा PDF वहीं पर मिलेगा आपको। यहाँ से देख लीजिए, वीडियो को एक बार देखिए, लगाइए, और फिर 1-2 दिन बाद उस PDF को लगाइए। आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। हर एक सवाल, जो भी सवाल बनते हैं पेपर में, वो सभी सवाल भी आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा।
36, 48, 120 और 300 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लस और मस ये दोनों ही ऐसे चैप्टर हैं जिनको लगाने के लिए किसी भी कंसेप्ट की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, हालांकि देखिए लगाने के लिए कंसेप्ट तो चाहिए ही, लेकिन दोस्तों हमें ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है, वनडे एग्ज़ाम देना है, तो हमें मेथड से नहीं लगाना होता है। हमारा बेस्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ऑप्शन को पकड़ लें, कौन सा इसका ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखिए, कब हम ऐसे पकड़ सकते हैं बिना सवाल को हल किए, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसका परिभाषा समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको विभाज्यता का नियम, और साथ ही साथ आपको यूनिट डिजिट कंसेप्ट, नहीं इसमें यूनिट डिजिट कंसेप्ट छोड़िए, विभाज्यता का नियम पर ध्यान दीजिए, और आपको डिजिटल सम आना चाहिए। सबसे मेन दो ही चीज़ें सबसे मेन है लसा मसा के लिए। अब गौर से समझिए दोस्तों, गौर से यहाँ पर समझिएगा, लसा किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो। तो लसा क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कौन सा वह छोटी से छोटी संख्या जो इन 36, 48, 120 और 300 से कट रहा हो। तो सबसे छोटी संख्या हमने देखा यहाँ पर 1200 है। अब 1200 जो ही हमने देखा, तो हमने देखा यहाँ पर 36 में 9 छिपा होता है। ठीक, 36 में क्या है दोस्तों? यहाँ पर 36 में हमने देखा यहाँ पर 9 छिपा है, तो यहाँ से 9 चौको 36 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो इसका लसा आएगा उसमें भी 9 आएगा। तो कहने का मतलब लसा जो होगा वह 9 से कटना चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 9 से कटेगा। लेकिन हमने देखा सर यहाँ पर 1200 तो 9 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। ठीक, अब आइए यहाँ पर 1800 पर, इसमें 9 छिपा हुआ है क्योंकि 18 9 से कटेगा और छोटी से छोटी भी है। ठीक, तो 1800 इसका ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन अभी और हमें चेक करना है 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48 का मतलब होता है 3, 16 3 48। ठीक है, 16 3 48 या 12 चौक 48 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 12 चौक 48। ठीक है, अब यह 12 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। तो 12 से कटेगा 180, कट जाएगा, 4 से भी कटवा करेगा, 300 से भी कटेगा। तो यहाँ से आपने पता लगा लिया कि ऑप्शन जो है सी नंबर 1800 ये इसका लसा हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, सी नंबर होगा। एक बार देख लेंगे दोस्तों, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। 9 से कटेगा, 12 15 में 180 भी होता है, 12 25 60, 12 6 18 भी कटेगा। और क्या है यहाँ पर? अच्छा 120 है, तो 15 8 120, 15 8 120, 8 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटेगा यहाँ पर, और 15 से भी कटेगा, 300 से भी कट रहा है, सब तो सही है। एक बार दोस्तों देखिए कहीं गलती नहीं हुआ है यहाँ पर। एक बार मैं देख रहा हूँ डाटा नहीं गलती हुआ है, 36 48 120 300 सही तो है। सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक गलती हमने कर दिया। यहाँ पर जो 48 है, 48 को लिख सकते हैं, हमने क्या बताया कि 12 चौक 45 तक लिख सकते हैं। ठीक है, 48 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गलती हो गया है, इसको सुधार करते हैं। यहाँ पर 16 3 48, 3 गुना 16, तो यहाँ पर 3 से भी कटना चाहिए। ये तो देखिए 36 से तो कटेगा दोस्तों, ठीक है, 9 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन 16 से भी कटना चाहिए। 16 से कटने का मतलब ये होता है, 16 से कोई संख्या तभी कटती है जब लास्ट के 4 अंक 16 से कट रहे हों। तो 1800 16 से नहीं कटेगा। ठीक है, 1800 दोस्तों 16 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। ठीक,
अब आते हैं यहाँ पर बी पर, क्योंकि देखिए ये 9000 है और ये 3600 है, तो छोटा भी 3600 है। अब बी पर आते हैं तो ये देखिए 9 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, मतलब 36 से कट जाएगा, 48 से, 48 में क्या है 16 3 48, 3 से भी कटेगा ये 36 और 16 से भी कटेगा, काट के चेक कर लीजिए, 16 दूनी 32, 32 4 36, 16 दूनी 32, 8 16 5 80, ये 16 से भी कट रहा है। तो ये 3600 ही ऐसा संख्या है जो 36, 48, 120 और 300 इन चारों संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सुधार कर लेंगे यहाँ पर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है, सी नहीं है, बी ऑप्शन है। ठीक है, ये भी आपका गलत है। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लिया जा रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या है? प्रश्न में क्या कहा गया? प्रश्न में कहा गया कि नीचे 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, 17, 13, 18, 11, 15, 13, 19, 18, 13, 17। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों, बहुलक क्या होता है? बहुलक क्या होता है बताइए? बहुलक होता है जो ज़्यादा बार जो यूज होता है ना, वही बहुलक होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या ज़्यादा बार लिखा गया है। ठीक, जो ज़्यादा बार लिखा गया है वही उसका बहुलक होगा। अब आइए 17 पर, 17 कितनी बार है? यहाँ पर एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ, 17 यहाँ पर 2 बार है। 17 कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। 19 कितना बार लिखा गया है? तो 19 पर आइए, 19 मात्र एक ही बार लिखा गया है। ठीक है, 11 कितनी बार लिखा गया है? तो 11 पर आइए, 11 एक बार यहाँ पर है, अच्छा एक ही बार है, तो 11 मात्र और मात्र एक बार लिखा गया है। अब आइए दोस्तों 13 पर, 13 कितनी बार लिखा गया है? तो एक बार यहाँ है, 1 2 3 बार। 13 यहाँ पर 3 बार लिखा गया है। 13 कितनी बार लिखा गया है? 3 बार। इन 13 को 3 बार रिपीट किया गया है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या है? 3। क्या लिखा गया है? 13। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 13। 13 इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक, 13 ही इसका बहुलक हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को बनाइए। प्रश्न नंबर 12, लगाइए और बताइए इसका उत्तर क्या है। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि नीरज और उसकी बहन की आयु क्रमशः 12 वर्ष और 13 वर्ष है। कितने वर्ष बाद नीरज की बहन की आयु नीरज की आयु की आधी हो जाएगी? नीरज की बहन की आयु नीरज की आयु की आधी कितने वर्ष बाद हो जाएगी? ठीक है, यहाँ पर नीरज है, ठीक, और उसकी बहन है। नीरज की आयु क्या है? 12 वर्ष, और उसकी बहन की आयु क्या है? उसकी बहन की आयु कितना है? 3 वर्ष है। एक बार देख लीजिए दोस्तों, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। उसकी बहन की आयु, चलिए ठीक है, 3 वर्ष है उसकी बहन की आयु। कह रहा कितने वर्ष बाद नीरज की आयु उसकी बहन की आयु, सॉरी, नीरज की बहन की आयु उसकी आयु, यानी नीरज की आयु का क्या होगा? आधा हो जाएगा। हम मान लेते हैं 9 वर्ष बाद। तो यहाँ पर 9 साल जोड़ेंगे, इसमें भी 9 इसमें भी जोड़ेंगे, तो 12 9 21 हो जाएगा, और 9 2 11 यहाँ पर हो जाएगा। ये आधा है? नहीं, आधा नहीं है दोस्तों, आधा नहीं हो पाया। तो इसका मतलब 9 इसका आंसर नहीं है। 9 तो आंसर नहीं है। आते हैं 6 पर, 6 को चेक कर लेते हैं। 6 साल ये जुड़ेगा, 6 साल ये बढ़ेगा, तो 6 12 6 18 यहाँ से हो जाएगा, और 6 3 9 यहाँ से हो जाएगा। देखिए 6 साल बाद नीरज की बहन की आयु उस नीरज की आयु की आधी हो गया, और यही बात बोला गया है कि नीरज की बहन की आयु कितने वर्ष बाद नीरज की आयु का आधा होगा।
आपने देखा सर यहाँ पर आधा हो गया है, कितने वर्ष बाद? तो 6 वर्ष बाद, ठीक, 6 साल बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 साल। इस सवाल को लगाइए। प्रश्न नंबर 13वां, विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, ठीक। औसत आयु क्या था? औसत आयु क्या था? 23 वर्ष था। विवाह के 5 वर्ष बाद उनकी 1 वर्ष का बच्चा था। अच्छा, विवाह के 5 साल बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था, ठीक है। तो बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी है? गौर से देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। हस्बैंड और इसका वाइफ, इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा? 23 दूना 46, 46 वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद विवाह हुआ, 5 साल बीत गया, उसका 1 बच्चा हो गया, यानी बच्चा भी 1 साल का हो गया है। बच्चा भी कितने वर्ष का हो गया? 1 साल का। लेकिन बच्चे के जन्म के समय, जब बच्चा जन्मा होगा तो 1 साल पीछे आएंगे हम लोग, तो कितने वर्ष हो जाएंगे? 5 साल में से 1 साल कम कर देंगे, यानी 4 साल बाद। 4 साल बाद एक बच्चा हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चे की आयु, अभी ये जन्म लिया है तो इसका कोई आयु नहीं है। तो कितने वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ है? आप कहेंगे सर 4 वर्ष बाद। तो 4 साल बाद, यानी 4 साल पति और 4 साल बाद पत्नी की आयु इसमें जुट जाएगा। तो 8 साल इसमें और जुटेगा, तो इनके युग में कितना हो जाएगा? अब 8 6 14 और 4 1 5, इनका युग क्या हो जाएगा? अब 54 वर्ष। बात क्लियर है? अब कितने यहाँ पर संख्या हो गया? 3 लोग हो गए, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 18 3 54। तो इनका जो अब औसत आएगा तीनों का, तो 18 आ जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बात क्लियर है दोस्तों? आइए इस सवाल पर, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। देखिए, इस सवाल को लगाने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करिए, इसका इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 3 15, ये हो गया दोस्तों 15। अब इस 15 हो गया, तो 15 को ऐसे 2 भाग में तोड़ दीजिए कि गुणा करें तो 15 आए, लेकिन जोड़ दें तो माइनस का 8 आ जाए। तो आप कहेंगे सर इसको तोड़ना आसान है, 5 और 3 में तोड़ेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। अब 5 ये माइनस का 5 माइनस का 3 होगा, गुना करेंगे तो प्लस का 15 आएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का 8 भी आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, अब एक ही काम और करना होता है, इसका चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह भी बदल देंगे हम लोग। स्टेप समझिए दोस्तों, 2 स्टेप हो गए। अब इसका चिन्ह बदल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो यक्स स्क्वायर है इसका जो गुणांक होता है उसी से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर करड़े में 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, करड़े में 3 से भाग कर दिया जाएगा। सभी में देखिए 5 बटे करड़े में 3 है, यानी ये 5 बटे करड़े में 3 तो रहब करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है रूट 3 बटे करड़े में 3 नहीं है, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो करड़े में 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है, करड़ी में 3। तो इसके दोनों मूल क्या हो जाएंगे? 5 बटे करड़ी में 3 और करड़ी में 3 प्लस में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए दोस्तों इस सवाल पर 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। सरलीकरण का प्रश्न है दोस्तों, सिंपल प्रश्न है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा लगाने में। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए सवाल यहाँ पर ये दिया गया है 34
माइनस का 66 भागा 6 प्लस 18 गुणे 8। ठीक, तो यहाँ पर इसको हल करना है तो कैसे करेंगे भैया, देखिए हल कैसे करेंगे। पहले भाग करते हैं तो ये 11 छक्का 66, 11 बार में कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 34 माइनस 11 कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 23। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा 23 और प्लस 18 का गुना 8 में, तो 8 अठाएँ 64, हासिल का 6 और 8 6 14, 144। सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7, इकाई अंक 7 आएगा। इकाई का अंक 7 आएगा, एक ही ऑप्शन तो है 7 वाला, ए ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इस सवाल पर आते हैं अगला प्रश्न, करिए, लगाइए भैया। देखिए, राघव की मासिक आय 18,000 है। राघव ने 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 30,000 का ऋण लिया। उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपसे ये कहा गया कि उसके द्वारा 3 साल में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि, यानी साधारण ब्याज कितना दिया है ये आपको निकाल लेने हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों 5% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज 30,000 पर कितना बन जाएगा। 30,000 जो है ये 100% का मान है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.2 स्थान पर लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 1% का मान यहाँ से 300 हो जाएगा। ठीक, हमें निकालना कितने परसेंट का मान, 3 5 15% का मान। ठीक है, RT% जो होता है, RT% ये होता है दोस्तों SI यानी साधारण ब्याज। दर और समय का गुना करेंगे साधारण ब्याज निकल जाता है। तो हमने 5% और 3 वर्ष का गुना किया तो 5 3 15 हुआ, तो 15% का मान निकाल देना है, यही ब्याज निकल जाएगा। तो 15 3 4500, साधारण ब्याज के रूप में कितना आ जाएगा 4500। अब ये 4500 रुपये 18,000 का कितना परसेंट है, तो यही पूछा गया है, तो बटे 18,000। जिसके साथ में का लगा होता है उसको नीचे लिखते हैं और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये 3 जीरो हैं, 3 जीरो से यहाँ पर कैंसिल, अभी कटने वाला है। चलिए 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 5 45, 50 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 25, तो कितना प्रतिशत है 25%। डी ऑप्शन इसका सही है, 25%। कोई दिक्कत परेशानी, चलिए इस सवाल पर आते हैं दोस्तों। देखिए, आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों तक पहुंच जाए और सब लोग तैयारी कर सके दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर 2 समरूप त्रिभुजों की 2 संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3 संबंधी 1 है, उनके संगत कोणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, तो यहाँ पर पूछा गया है संगत कोण क्या होगा। क्या पूछा गया है दोस्तों, संगत कोण बताइए क्या होगा इनका। समरूप त्रिभुज का दोस्तों रूल होता है, देखिए क्या इसका नियम कानून होते हैं, आइए बताता हूँ। देखेंगे यहाँ पर ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक, ये दोनों ही त्रिभुज समरूप कहलाएंगे कब,
ये दोनों ही त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे, तो ध्यान से समझिए दोस्तों। इसके कंडीशन जो होते हैं सभी कंडीशन मैं बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। इस त्रिभुज का नाम दे देते पहले, इसका नाम ए बी सी है, इसका पी क्यू आर नाम दे दिया गया। देखिए समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, तो समरूप त्रिभुज के पहला कंडीशन यहाँ पर नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। पहला कंडीशन यह होता है कि सभी कोण बराबर होते हैं। पहला नंबर, अगर समरूप त्रिभुज है तो सभी कोण क्या होंगे, इसके बराबर होते हैं। सभी के सभी कोण क्या होंगे दोस्तों, इसके बराबर होते हैं। सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है। अगर ये संगत भुजा है, ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर होगा। ठीक है। ये होते हैं समरूप त्रिभुज के नियम। और कंडीशन होते हैं संगत कोण इसके बराबर होते हैं। जैसे कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण बी इसका संगत कोण ये होगा, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के। ठीक है। ये होता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हमने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पर समझिएगा, जैसे भुजा ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा किसके, भुजा बी सी बटे क्यू आर बराबर होगा ए सी बटे पी आर के। ठीक है। ये होते हैं। तो ये दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, संगत क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है। हमने क्या बताया कि इसके जो कोण होते हैं सभी के सभी कोण बराबर होते हैं। अब प्रश्न में क्या बोला गया कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का लंबाई का अनुपात दिया गया है 3:1 दिया गया है। तो उनके संगत कोणों का अनुपात क्या होगा, संगत जो कोण होते हैं बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, तो अनुपात होगा 1:1 का। ठीक है। 1:1 का अनुपात आएगा। तीसरा यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर। उम्मीद करता हूं कि आपने त्रिभुज से रिलेटेड वो समरूपता का नियम सीखा है, समझा है। इस सवाल पर आते हैं दोस्तों, बनाइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। उसकी हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक दुकानदार है, वस्तु को खरीदा है, कुछ अनुपात में इसको मान लेते हैं 100% पर खरीदा है। ठीक। अब ये 10% ज़्यादा अंकित करता है, तो इसका मार्क प्राइस क्या होगा, 100 का 10% 10 होगा, यानी 110 उस पर अंकित कर देता है। अब बेचने की जब बारी आती है, सेल करने की जब बारी आती है, तो अंकित मूल्य पर 5% का 2 क्रमागत छूट दे रहा है। यहाँ पर अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत छूट देता है 5% का, तो 110 पर 5% का छूट यानी 95 में बेच रहा है। 95% पर बेच रहा है दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हल करते हैं हम लोग, यहाँ से 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। 95 का गुना 95 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 9 का गुना 10 में कर देंगे तो 9 दहिया में 90, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो गुणा करना आसान होता है। अगर नहीं समझते हैं दोस्तों तो यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए दोस्तों 75 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब 75 × 75 करना है, तो क्या करिए, यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखिए, 25 यहाँ पर लिखिए, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो 7 का गुना 8 में कर देंगे, 8 × 7 = 56 यहाँ पर हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक।
जैसे मान लीजिए दोस्तों 85 का स्क्वायर करना है, 85 का गुना 85 में करना है, तो क्या करिएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, पूरा 25 लिखेंगे। 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9 और 8 का गुना 9 8 72, 72 से 25 इसका वर्ग हो जाएगा। ये तरीका होता है दोस्तों, इसीलिए हमने कहा 95 का गुना 95 में, तो 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद 10 आता है, 10 9 90 यहाँ से हो जाएगा। इसमें 11 का गुना करना है, तो 11 का भी गुना करना आसान होता है। देखिए 5 लिखिए यहाँ पर, 5 2 7 लिखिए, 7 में 2 में 0 जोड़िए 2 हो जाएगा, 0 में 9 जोड़िए 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। हमें भाग किससे देना है, 1000 से 0.3 स्थान पर लगेगा, यहाँ पर 0.3 स्थान पर लगा देंगे, यानी दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, 99.275 आएगा। ठीक, 99.275 आएगा। तो अगर आपको क्या लगा कि यहाँ पर 100 का सामान था, 99.275 में बेचा गया, कितने का नुकसान हुआ है, तो कोई भी प्रतिशत लाभ जो होता है या हानि होता है वह 100 पर ही होता है। तो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो एक तो कम है नहीं, एक नहीं कम है, कितना कम है 0.725% यहाँ पर कम है। ठीक है, तो हानि हो रहा है, लाभ होने का कोई स्कोप नहीं है। हानि आ रहा है कितना, 7.25% का, 7.25% का हानि आ रहा है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं इस सवाल पर। लगाइए भाई, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इसको जोड़िए भाई, जोड़िए, कितना होगा यहाँ से 8 4 12 के 2 हासिल का 1, 6 1 7 हो जाएगा 0 दशमलव, बट्टे नीचे आएंगे तो क्या होगा भैया, 16 4 20, 6 4 10, 1 1 2 20 होगा। तो यहाँ से घटेगा भी 0.08, तो घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, 0.12, 0.12, दशमलव का स्थान बराबर कर लेंगे, ऊपर 3 स्थान पर, नीचे 2 स्थान पर, इसको 0 बढ़ा के बराबर कर लेंगे, दशमलव खत्म, 12 छक 72, नीचे 10 आ गया, 6 में भाग करना 10 से, 0.6, 0.6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत परेशानी, कोई झोल झाल है तो बताइए। कोई झोल झाल नहीं होगा, आसान है, सिंपल है, लग जाएगा। हाँ जी, इस सवाल को लगाइए भाई, दिमाग पर जोर डालिए, लगाइए, उत्तर बताइए। बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आपको समझना है। सवाल को 1 से 2 बार पढ़िए। देखिए सवाल का जब तक मतलब नहीं समझेंगे सवाल भी नहीं लग पाएगा। तो आप लोग समय दीजिए सवाल को पढ़ने में। अभी बहुत सारे हमारे पास समय है, बहुत प्रैक्टिस करना है दोस्तों। अभी आप सीखिए, सवाल को पढ़िए, समझिए, उसके बाद हवा हवाई खेला जाएगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर समझिए सवाल का अर्थ, समझिए क्या कहना चाहता है प्रश्न, उसके बाद लगाइए। जैसे इस सवाल में कहा गया कि 2 रेलगाड़ियाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, उनको एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ही ज्ञात कीजिए, 0.2 स्थान तक सही बताना है। चलिए भैया, आपने जाना है कि अगर विपरीत दिशा में चलती हैं रेलगाड़ियां तो चाल जुटता है। चाल क्या होगा, जुटेगा। ठीक, चाल जुटेगा। हाँ भैया, चाल तो जुट ही जाएगा। यहाँ से दूरी निकालेंगे हम लोग, दूरी निकाला जाएगा। तो 120 80 200 गुणे 12 सेकेंड लग रहा है तो 12 से गुना कर देंगे, 12 दूनी 24। सॉरी माफ़ कीजिए दोस्तों, गलती फिर हो गया। यहाँ पर एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया,
ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा भी करना है। अब गुणा 12 कर देंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आना ही चाहिए किसी भी तरह से। यहाँ पर आइए, आप इसको काटिए दोस्तों, 2 से काटिए तो 2 9 18, 2 से काटेंगे ये 100 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 से काटेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 5 20, यानी ये हो जाएगा कितना 2000 बटे में कितना 3, 3 से भाग करिए, 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 छक 18 दशमलव 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 छक 18, यही आता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे 666.67, यहाँ पर 7 बढ़ा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत। अब ये जो दूरी आया है ये दूरी ही है, लेकिन ये दोनों ही ट्रेनों का है, दोनों रेलगाड़ियों की दूरी है। अब एक रेलगाड़ी का लंबाई तो दिया ही है, ठीक, तो दूसरे का निकाल लीजिए, यहाँ से 300 घटा दीजिए, यहाँ पर 300 घटाएंगे तो 0.67, यहाँ से 6663, 366.67 आएगा, ठीक, 366.67, यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए भाई, इसका मान निकालना है। ये बार वाला प्रश्न है, बार वाला प्रश्न कैसे बनाते हैं देखिए, ये 996 पर बार है, गुणे 27 पे बार है, तो इसको आप लिख सकते हैं 996, सॉरी माफ़ कीजिए 696 बटे जितने अंकों पर बार होता है उतना नीचे 9 लिखते हैं, तो हर में यहाँ पर 9 आ जाएगा 3 थी, गुणे 27 है, हर में कितना 9 आ जाएगा 2, क्योंकि 2 अंकों पर बार है। इसको काटिएगा 9 से, 9 3 27, 9 से काटेंगे तो 9 से काटते ही यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमें अब काटने की आवश्यकता नहीं, गुना करेंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन जो हैं दूर दूर है, बड़ा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, गुना करेंगे 3 का गुना 6 में तो 6 3 18, इकाई के अंक पर क्या आएगा, अंश में 8 आएगा। अब ऑप्शन पर आइए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8 है, तो यही ऑप्शन इसका सही है। 21 का ए जो है वह राइट आंसर है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? गुणा पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, समय बचाइए दोस्तों, समय बचाने का काम करिए, तभी आप लोग औरों से आगे निकल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण का माप 80 डिग्री है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार से समद्विबाहु है, ठीक, शीर्ष कोण ये ए है, तो यह बी है और ये क्या है, सी है। ये वाला कोण कितना है, 80 डिग्री है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, ठीक। तो इसके सामने के कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके सामने का कोण ये वाला, इसके सामने का कोण ये वाला, ये दोनों भी कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये अकेले 80 है तो इसका मतलब ये दोनों ही 100 डिग्री के होंगे, यानी 50-50 डिग्री के दोनों ही कोण बनेंगे, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो 50-50 डिग्री का बनेगा कोण, यानी कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न, अब इस सवाल को देखेंगे जब आप, तो यहाँ पर है क्या चीज़, 999 का क्यूब। अब 999 का क्यूब कौन करेगा दोस्तों, आप इसको लगा भी सकते हैं 1000 - 1 करके, यानी a - b का होल क्यूब करके, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डिजिटल सम जानते हैं तो। अब ये क्या है, सभी के सभी 9 हैं, इसका क्यूब करेंगे सब में 9 आएगा, तो इसका डिजिटल जो सम आएगा, डिजिटल सम वो कितना आएगा, 0।
डिजिटल सम क्या होगा 0। ऑप्शन को चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 0 है। आइए यहाँ पर चेक करते हैं। ये 9 3 9 खत्म हो जाएगा, 2 9 खत्म हो जाएगा, 7 4 11, इसका डिजिटल सम क्या है 2 है। ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर आइए 3 9 खत्म, 2 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, तो इसका डिजिट सम क्या है 0 है। ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आइए 3 0 खत्म, 3 9 खत्म, 2 9 खत्म, 7 3 10, इसका डिजिट सम 1 है। ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी नहीं सही है। इस पर आइए 2 9 खत्म, 3 9 खत्म, 7 5 12 का डिजिट सम होता है 3, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम क्या है, डिजिट सम 0 है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हमने इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं किया दोस्तों, बस मेरा मकसद है सिखाना आपको डिजिट सम। ठीक, डिजिट सम के बारे में मैं वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे कैसे लगाना है, कैसे कैसे सवाल इससे लग सकते हैं, अप्लाई करने का क्या तरीका है, वो सभी के सभी चीज़ आप सीख जाएंगे एक ही वीडियो में। चलिए आगे निकलते हैं। अगला प्रश्न, एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाह्य त्रिज्या सेंटीमीटर में 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है। तो चलिए भाई ले लीजिए। यहाँ पर ये बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। इसका मान कितना दिया गया है तो 2800। ठीक, अब यहाँ से मान रखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या क्या है तो त्रिज्या ही आपको यहाँ पर निकालना है, त्रिज्या निकालना है, और ऊंचाई दिया है 100 सेंटीमीटर बराबर 2800। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 14 दूनी 28, 14 बार में कैंसिल, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, तो आर का मान आ जाएगा 7 का गुना 7 में 49, 49/11, 49/11 दोस्तों। ठीक है, अभी 11 से भाग करना है। 11 को मान लीजिए 10 है, 11 को मान लेंगे अगर 10 है तो 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 4.9 आएगा। यानी ऑप्शन जो भी सही होगा वो शुरुआत 4 से होगा। अब ये ऑप्शन 2 से शुरुआत है, ये 5 से, ये 3 से नहीं सही है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो शुरुआत 4 से हो रहा है, 4.45, और यही इसका सही आंसर है। बाकी आप 11 से भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर बताइए भाई। देखिए यदि -2/3 समीकरण के एक्स स्क्वायर -13x + 10 बराबर 0 का एक मूल है तो के का मान बताना है। ये सवाल इस प्रकार से है, यहाँ पर के एक्स स्क्वायर -13x - 10 बराबर 0, एक मूल इसका -2/3 दिया गया है। यानी x के 2 मूल होंगे, एक मूल दिया गया है, तो x की जगह लिख देंगे हम लोग क्या -2/3। तो यहाँ से हो जाएगा k गुणे 2/3 का स्क्वायर तो 4/9 माइनस 13 गुणे -2/3 -10 बराबर 0। यहाँ से 4k/9 -13 दूना माइनस प्लस 13 दूना 26
बटे 3 माइनस का 10। ठीक, तो 4/9 के बराबर यहाँ से 10 माइनस का 26/3 हो जाएगा। 10 यहाँ 30 और 30 में से 26 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4/3। 4 से 4 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 का 9। तो के का मान कितना आ जाएगा 3। के का मान कितना आएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 3। आइए इस सवाल पर, इसको लगाइए। सवाल है यदि 2, 3, 8 और y इस समानुपात में है तो y का मान बताइए। समानुपात में है तो इसको लिख सकते हैं 2/3 बराबर 8/y। 2 से अगर काटते हैं 2 चौको 8, 4 का गुना 3 में तो y बराबर 4 3 12। y का मान कितना हो जाएगा 12। y का मान दोस्तों 12 आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न है। देखिए ये त्रिकोणमिति का सवाल है। यहाँ से साइन 32 डिग्री इसको लिख सकते हैं कास 90 माइनस 32। देखिए कास 58 को लिख सकते हैं कास 90 माइनस 32 लिख सकते हैं, और कास 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा, थीटा के जगह क्या हो जाएगा 32, तो यहाँ से साइन 32 लिख देंगे। ठीक, साइन 32। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो यहाँ से कास 32 डिग्री। अब यहाँ से देखिए साइन 58 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 32, ये हो जाएगा कास 32। ठीक है, अब गौर से समझेंगे अगर तो यहाँ पर आपने देखा कि एक ही चीज़ है तो गुना किया गया है, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 32 प्लस कास स्क्वायर 32। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1। ठीक, इसका उत्तर होगा 1 सी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज के सेट का लास्ट प्रश्न होगा। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में कहा गया है निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट विभिन्न राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या दर्शाता है। आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 20 लाख है। तो प्रश्न ये है आपसे कि हरियाणा और राजस्थान से आने वाले पर्यटकों की संख्या का अंतर बताइए। हरियाणा और राजस्थान, तो हरियाणा में कितने परसेंट 40, राजस्थान में कितने 30। दोनों का डिफरेंट कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों का अंतर जो है वह कितने का आ रहा है, तो अंतर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 10 का। ठीक, 10% का मान निकालना है। 10% का मान निकालना है। ये 20 लाख है, 20 का गुना आप 10 में करेंगे तो शुरुआत तो 2 ही से होगा भाई। 20 का गुना जब आप 10 में करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, तो शुरुआत 2 से होगा ना, यहाँ पर शुरुआत 2 से होगा। तो ऑप्शन को चेक करिए 2 लाख कहाँ पर है, यहाँ पर ये तो 5 लाख 3 लाख 4 लाख 2 लाख, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा भाई। सिंपल बात है, ये 100% का मान है। ठीक है, 20 लाख तो 10% का मान कितना हो जाएगा 2 लाख। ठीक, 10% का मान 2 लाख। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या है बताइए अभी तक।
उम्मीद करता हूं कि आपने जितने भी सवाल हुए हैं, 28 प्रश्न हम लोग किए हैं और 28 के 28 प्रश्न आप लोगों ने भी लगाया है। तो आपका स्कोर क्या है अब हमें कमेंट करके बता दीजिए, आपका स्कोर क्या है दोस्तों। आप लोग अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताइए कि स्कोर कितना रहा 28 में से। 28 में से आपका कितना स्कोर रहा कमेंट करके बताइए। बाकी देखिए फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल अगला सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो पीडीएफ के लिए आपको मैं बता दूं फिर से एक बार, रोजगार विथ प्रमोद ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिए। यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ यहीं पर मिलेगा, ठीक है।